महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। कुल यार, बॉलीवुड के फेवर में देखिए निगेटिव कुछ भी नहीं है। वहाँ हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ रह रहे हैं, तो कुछ भी निगेटिव नहीं है। तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। और जैसे जो है, अब बाहर के लोग जो हैं, जो बॉलीवुड से कनेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, या मीडिया वाले हैं, या कोई भी है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका अपना नज़रिया है देखने का चीज़ों को, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो सब बेहतरीन चल रहा है, सब अच्छी फिल्में बन रही हैं, लोग प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो है समाज को अच्छी फिल्में दी जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। और अच्छी फिल्में बन रही है तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और रही बात किसी बात को लेके, वो चीज़ें छोटी मोटी सब जगह होती रहती हैं। एक बड़ी बॉलीवुड की हस्ती आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। और अब तक आप फोकस में तो देख चुके होंगे हस्ती कौन है। ये है ए.एम. तुराज साहब। ए.एम. तुराज साहब मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और अब ये बस अब एक बात है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर को गौरवान्वित किया है। और मुजफ्फरनगर के एक बहुत गांव है, एक ऐतिहासिक गांव है वैसे तो वो, संबरहेड़ा, वहाँ के वो रहने वाले हैं। और इंडस्ट्री में 19 साल इन्होंने पूरे किए हैं। 45 फिल्मों के गीत लिखे हैं, कई फिल्मों की कहानियाँ लिख चुकी हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं उन पुराने गानों के बजाय जिनके डंका पूरी दुनिया में बजा है, जो इन्होंने लिखे हैं। आजकल की इनके चर्चा में रहने की वजह यह है कि इन्होंने एम्पायर सीरीज लिखी है, हॉटस्टार की एक सीरीज है एम्पायर, और जिसमें मुगलों की कहानी, शाहबानी खान, अकबर और हुमायूं की कहानी जो है वो लिखी है। उसके डायलॉग इन्होंने लिखे हैं, वो पूरे लोकप्रिय वो सीरीज हुई है। तो तुराज साहब, आज तो आपके घर हमने दस्तक दी है, तो स्वागत तो हम आपका भी करते हैं। जी, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आस मोहम्मद भाई, आप मेरे हम नाम भी हैं। और दूसरा ये कि बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। और बस यही है कि अब आगे वही कोशिश करनी है कि जो हम काम कर चुके उससे बेहतर जो हैं वो हम क्या करें, और उससे बेहतर और कैसे करें और कितना करें, बस उसी के लिए जो है सारी कोशिशें जारी हैं। तुराज साहब, आज हम आपसे चूँकि जो बात करना चाहते हैं वो दूसरे इंटरव्यूज़ से थोड़ा सा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि आपको जो है वो दुनिया एक बड़े नाम के तौर पर देखती है, एक इंटरनेशनल शायर के तौर पर, एक बढ़िया गीतकार के तौर पर, एक बढ़िया लेखक के तौर पर आपकी पहचान है पूरी दुनिया में। लेकिन चूँकि आपने कहा हम नाम हैं, हम नाम होने के साथ साथ हम दोनों एक ही क्षेत्र के भी हैं। तो इसलिए हमको जो है वो एक दूसरे की बेसिक जानकारियों का भी जानकारी है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी ये जानने में ज़रूर रहेगा कि आपकी जो संघर्ष है उसके साथ साथ हम कैसे स्थानीय लोग उस बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा सा आप पहले तो मुझे ये बताइए, 45 फिल्में आपकी हो गई हैं, और अभी आप जो काम आपका जहाँ चल रहा है, तो क्या काम आपका चल रहा है, लोग ज़रूर ये जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए, अभी मेरी जो है वो 3-4 फिल्में रिलीज़ में हैं। जैसे फरवरी में संजय लीला भंसाली की, आलिया भट्ट और अजय देवगन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म है, वो रिलीज़ पे है। मेरे ख्याल से 18 फरवरी को उसकी डेट फाइनल हुई है, आई थिंक। और उसके बाद फिर एक दूसरी फिल्म है मिशन मजनू। उसके बाद फिर एक और फिल्म है जी स्टूडियो की, ओम। तो ये फिल्में मैंने की हैं, ये जल्दी रिलीज़ होंगी। और इसके अलावा मैं कई वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, जो मुझे द एम्पायर के बाद मेरा काम जो अप्रिशिएशन में आया और अप्रिशिएट हुआ, तो उसके बाद मुझे ये 3-4 वेब सीरीज़ भी मिली हैं, तो वो भी कर रहा हूँ। और कुछ बहुत सारे गाने भी रिलीज़ में हैं, वो कर रहा हूँ। और बहुत जल्द और दूसरे काम भी इंशाल्लाह जैसे ही अनाउंस होंगे तो मैं आप सबसे जो है वो शेयर करूँगा। तो यही है फ़िलहाल। थोड़ा सा आपने अपनी बातचीत में दो बातें हमको बताई हैं, और दोनों बातों पर हम डिस्कस जारी करना चाहेंगे। एक तो आपने बताया द एम्पायर। द एम्पायर में आपके डायलॉग जो हैं वो पूरा जलवा उन्होंने काट दिया है। देसी ज़बान में कहें तो, हम चूँकि मुजफ्फरनगर के हैं तो इसलिए मैं कह दूँ, आपकी आप ही के ज़माने लाहन उठा दिया है उन्होंने। तो और आपके डायलॉग्स पे बाकायदा रिपोर्ट्स बनी हैं कुछ न्यूज़ संस्थानों ने कि ये द एम्पायर के बेस्ट डायलॉग हैं। तो डायलॉग जो हैं उसको बना करके आपकी बाकायदा रिपोर्ट्स बनाई हैं। तो एम्पायर के डायलॉग, खासकर साहबानी खान के जो डायलॉग हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया है। तो हमारे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कुछ डायलॉग साहब भी अपने, जो बहुत मशहूर डायलॉग हैं, अपनी ज़बान में कह करके एक बार कुछ आपको याद हो तो। हाँ, देखिए, जैसे उसमें एक डायलॉग था वो जो बाबर का था कि ज़िंदगी मौत से कितनी भी लड़ ले, आखिर में जीत तो मौत की ही होती है। हालांकि ज़िंदगी का दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है,
तो इस तरह की और भी चीज़ें थी उसमें, जैसे ये था कि वक्त की ताकत वक्त पर बैठने वाले में नहीं होती, वह तख्त पर बैठाने वाले में होती है। तो इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो लोगों को बहुत अच्छी लगी और बहुत अप्रिशिएट हुए वो डायलॉग्स। ये सभी डायलॉग आप ही के हैं? जैसे जो बाबर की मदर का रोल करनी है शबाना आज़मी, उनके डायलॉग भी आप ही ने लिखे हैं? जी जी, उसमें मैं डायलॉग राइटर अकेला ही हूँ, सब मैंने ही किया है। तो चाहे वो, हाँ, चाहे वो पूरी सीरीज़ मैंने लिखी है, चाहे वो शबाना जी हो, चाहे कुणाल हो, या डीनो मोरिया हो, या वो दृष्टि धामी हो, या और भी दिगर जो उसमें कलाकार हैं, वो उन सब के डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। पूरी सीरीज़ ही मैंने लिखी है, उसमें गाने ही मैंने लिखे हैं। तुराज साहब, ये बात तो आपसे बड़े लोग जो हैं वो आपका दुनिया भर में इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, लेकिन ये बात वो नहीं पूछते हैं। लेकिन चूंकि हम आपके लोकल के लोग हैं, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं, जब आप डायलॉग लिखते हैं, जैसे आपने डायलॉग लिखा शबाना आज़मी जी के लिए, आपने डायलॉग लिखा कुणाल कपूर जी के लिए, डीनो मारिया जी के लिए, तो अलग अलग कैरेक्टर में आप कैसे उतरते हैं? अलग अलग कैरेक्टर को आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, फिर महिला का डायलॉग और पुरुष का डायलॉग, बच्चों का डायलॉग, तो ये अलग अलग कैरेक्टर में उतरने के लिए आप कोई प्रयास करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं? हाँ, देखिए, जो कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, और उसमें सारे कैरेक्टर्स हमारे पास काफ़ी दिन पहले रहते हैं शूट होने से। तो बस यही तो आर्ट है, ये एक आर्ट का हिस्सा है। और राइटिंग जो है, ये उस क्रिएशन का एक हिस्सा है कि हमको वही बन के लिखना होता है। जो स्क्रीन पे जो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, वो कोई बच्चा है तो बच्चा बन के लिखना होगा, उसकी सोच कैसी होगी बच्चे की, वो जिस उम्र में है वो उस उम्र में वो क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो उस पर काफ़ी रिसर्च करना होता है। दूसरा, फिर जब हम किसी फीमेल के डायलॉग लिखते हैं, तो उसके लिए एक फ़ीमेल क्या सोचती है, वो कैसे बिहेव करेगी, कैसे इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगी, और कैसे वो लड़ सकती है, या कैसे वो चल सकती है, वो सारी चीज़ें उस पर बाकायदा रिसर्च करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और या जैसे मेल के भी कोई अगर आम आदमी है तो उसके हिसाब से डायलॉग होते हैं, कोई अगर उसमें विलन कर रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर है, तो उसके हिसाब से होते हैं, कोई हीरो है और पॉजिटिव कैरेक्टर है तो उसके हिसाब से करने होते हैं, कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई कॉमेडी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें बाकायदा उस पर पूरा काम होता है, रिसर्च करना होता है, और फिर वो डायलॉग लिखे जाते हैं। शाहरुख अली खान के जो डायलॉग हैं बहुत ज़ोरदार डायलॉग रहे हैं, और जो अकबर की बहन का कैरेक्टर इसमें कर रही हैं वो, ये दोनों डायलॉग जो है ना तो बहुत शोर मचाया है, और दोनों के डायलॉग जो हैं बहुत दमदार भी रहे हैं। किस कैरेक्टर के डायलॉग लिख करके, एम्पायर सीरीज में किस कैरेक्टर के डायलॉग लिख करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, मुझे पर्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर के नहीं, मुझे सारी सीरीज़ लिख के, पूरी सीरीज़ जो थी वो 8 एपिसोड की, वो मुझे पूरी लिख के मज़ा आया, क्योंकि सबके डायलॉग्स अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे लिखने की हमने कोशिश की है, और वो अच्छे सब लोगों ने परफॉर्म भी किए हैं। और उसके बाद यही कहानी नहीं ख़त्म हुई, लोगों ने सारे डायलॉग्स को बहुत अप्रिशिएट भी किया है। कई चैनलों ने कुछ 10-12 डायलॉग्स उसमें जो निकाले हैं चुनिंदा, वो सब कैरेक्टर्स के हैं, किसी एक के नहीं हैं। तो वो सबके हैं, और यही मेरी जीत है, और यही मेरा जो है मतलब लोगों की मोहब्बत, सही से आप कह लीजिए, मुझे मिली कि सारी चीज़ें लोगों ने अप्रिशिएट की। तुराज साहब, द एम्पायर जो है वो 24 एपिसोड की इसकी थी बातचीत की, 24 एपिसोड आएंगे, 8 एपिसोड आए हैं, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एम्पायर कब आने जा रही है। तो कोई इस बारे में कोई सूचना, कोई खबर? नहीं, देखिए, द एम्पायर ये हुआ था, इसके 6 सीज़न अप्रूवल हुए थे 8-8 एपिसोड्स के, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी किसी वजह से वो अभी तक बाकी चीज़ों पे काम शुरू नहीं हुआ है, जो बाकी सीजन्स हैं। अभी वो 8 पे ही जो है वो ख़त्म हो गया था, और अभी तक कोई आगे कोई चैनल की या किसी प्रोड्यूसर की हमारे, और या जो मतलब डिज़नी हॉटस्टार ने अभी तक कुछ हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है, और हमको बुलाया नहीं है कि हम उस पर आगे काम करें। अभी तक कुछ नहीं है, ये है। गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा था एक्चुअली इसको, एम्पायर को, कि इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स आया है। नहीं, देखिए, चूँकि क्या है, ये जो पहले टाइप के राजा महाराजा होते थे, या पहले जो कल्चर था, वो दुनिया में कहीं भी हो ऐसा ही था, ऐसे ही कपड़े पहनते थे, लड़ाई वो तलवार से होती थी, घोड़ों पे होती थी, रहन सहन भी वैसे ही थे, लोगों के पास बहुत अच्छे जो है वो जिस तरह के जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो घर होते थे, सब जगह थोड़े बहुत चेंजेस होते थे, वैसे ही होते थे, और यूनिफॉर्म भी, जो कपड़े पहनते थे वो भी ऐसे ही थे। तो वो इसलिए लग रहा था लोगों को कि द एम्पायर गेम ऑफ थ्रोन का लग रहा है कॉपी, ऐसा कुछ नहीं था। गेम ऑफ थ्रोन बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, और उसमें उसके कैरेक्टर्स अलग हैं, और उनकी सब चीज़ें अलग हैं, और ये द एम्पायर जो था ये बिल्कुल अलग था, और इसका सब सिस्टम ही अलग था।
तो खाली वो लुक वैसा था क्योंकि शूट आज के टाइम में हुए हैं दोनों, तो जो फैसिलिटीज़ गेम ऑफ थ्रोन वालों के पास हैं, वो चाहे पैसे की हो या चाहे जो है प्रॉपर्टीज़ की हो या चाहे टेक्निकल फैसिलिटीज़ हों, तो वही सब हमारे पास थे और इन लोगों के पास थी। तो अब जाहिर सी बात है वो लुक तो एक जैसा ही लगेगा, कलर्स वैसे हैं, कैमरे वो यूज़ हुए हैं और सारी चीज़ें वही यूज़ हुई हैं, आज की टेक्निक है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा सिमिलर जो है वो उसका जो टोन है या जो उसका कलर है या वो सेम लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग था। तुराज साहब, इंडस्ट्री में एक व्यक्ति की, एक अभिनेता की या किसी भी एक कलाकार की एक इमेज बन जाती है, तो ऐसा लगता है कि आपकी भी एक इमेज विशेषज्ञता की, महारत की बन गई है। जैसे आप राजाओं से जुड़ा, इतिहास से जुड़ी चीज़ों को जो है अच्छा लिख पा रहे हैं। पद्मावत को देखिए, उसके गाने आपने लिखे, बहुत अंदर जा कर के आपने लिखा। बाजीराव मस्तानी को देखिए, एक जैसी कहानी उनकी, यानी पीरियड से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। एम्पायर भी उसी तरह की है, तो वो विशेषज्ञता आप हासिल कर चुके हैं। कोई खास वजह आपकी इतिहास में रुचि है कैसे? नहीं, देखिए इतिहास में तो सबकी रुचि होती है और होनी भी चाहिए। हमारे पीछे क्या हुआ है वो हम सबकी को जानना चाहिए, और ताकि उससे हम और आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। जो हम पहले नहीं कर पाए, क्या क्या नहीं कर पाए, हम आगे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि अगर मुझे लोग स्पेशल इसके लिए बुला रहे हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी एक पहचान बनती जा रही है कि मैं एक अच्छा इस तरह का काम करता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो काम मुझे ऑफ़र हो रहे हैं वो अगर ऐसे हो रहे हैं तो मैं ऐसा करूँगा, और दूसरे तरीके के काम अगर मुझे ऑफ़र होंगे तो मैं वो भी अच्छे से करूँगा, क्योंकि मेरा काम है काम करना और मेहनत करना और रिसर्च करना, कोशिशें करना, तो मैं वो किसी भी काम में करूँगा। और चूँकि ये तो यूँ कह लीजिए कि मेरा एक मेरी एक दुकान है, तो उस पे जब किसी की शॉप पे कोई आता है कुछ ख़रीदने के लिए, तो उसे हम ये तो कहते ही नहीं कि भाई ये तो दूसरी दुकान से ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो चीज़ लोग लेने आएंगे मैं तो वही दूंगा, क्योंकि मैं तो अपना टैलेंट देता हूँ और जो मेरे पास क्रिएशन है वो देता हूँ। तो जिसको जिस टाइप का चाहिए मैं उसी टाइप का दूंगा। आगे कोई दूसरे टाइप के लोग आएंगे तो मैं उनके साथ वैसा काम करूँगा। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, और अगर एक पहचान बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। सबकी एक पहचान होनी चाहिए। इसलिए ये सवाल है क्योंकि इश्क और मुश्क की बात की अगर करें तो आपने एक बार एक गाना लिखा था, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आहें भर के, और जब उसके बाद आप आगे बढ़े तो आप कहा कि तेरा जिक्र, उसके बाद आप बाजीराव मस्तानी में आयत की तरह, यानी जैसे जैसे आपका जो है अनुभव बढ़ रहा है, शुरुआत में जब जैकपॉट में आपने गाना लिखा था तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो शायरी है, आपका जो गीत है, उसका मयार जो है वो रूमानी होता जा रहा है, और काफ़ी उसमें जो है वो अच्छे अल्फाजों को आप लाने लगे हैं, उस गहराई उसमें आने लगी है, इतिहास भी उसमें कनेक्ट होने लगा है। ये एक चेंज है जो आपके कार्यकाल में आया। जी देखिए, ये यही है कि हम जितना काम, कोई भी काम किसी भी फील्ड में आदमी हो, जब हम जितना उसको करते जाते हैं उस पर उतना निखार आता चला जाता है और हमें उसकी उतनी जानकारी होती चली जाती है। तो हमें अच्छाई बुराई दोनों उसकी साफ साफ दिखती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो उसकी बुराइयां हैं वो काट के सिर्फ और सिर्फ उसमें अच्छाई रखी जाए। तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे काम जो है पॉलिश होता चला जाता है। आप खुद पॉलिश होते हैं, आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो है वो पॉलिश होता है, तो वो धीरे धीरे काम फिर अच्छा ही होता चला जाता है। और दूसरा मेरी ये कोशिश भी होती है कि मैं कोई भी काम ऐसा ना करूं जिसको कल जब मैं सुनूं किसी वक्त में जाके आगे और मुझे उस पर शर्मिंदगी हो और वो ऐसा लगे नहीं यार मैं और बेहतर कर सकता था। तो मैं वो सारी कोशिशें अभी करना चाहता हूँ कि बाद में मैं ना पछताऊँ और अभी कर लूँ। जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ उसमें मुझे पता हो, जब कल मैं वो काम देखूँ या लोग सुने तो उनको पता हो कि ये इससे बेहतर और नहीं मुमकिन था, उस वक्त नहीं मुमकिन था। तो यही कोशिश होती है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ आस मोहम्मद साहब कि आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट जिसको यानी ऊपर वाला चुनता है, लाखों करोड़ लोगों में किसी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, किसी भी कलाकार को, किसी भी आर्ट को और किसी भी आर्टिस्ट को खुदा चुनता है। तो आम आदमी में और एक चुने हुए आदमी में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दोनों इस दुनिया से, दोनों का जाने का प्रोसेस एक ही है। तो आम आदमी में और एक चुने हुए आदमी में यही फ़र्क होता है कि जब दोनों इस दुनिया से जाते हैं तो वो दोनों चले ही जाते हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है वो अपने पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाता है जिसको उसके थ्रू याद किया जाए। आर्टिस्टों में ये फ़र्क होता है चुने हुए लोगों में कि वो अपना काम छोड़ के जाते हैं। तो जब हम नहीं रहेंगे और वो काम रहेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ उस काम को गालियाँ ना दें। ये एक चुने हुए इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ उसकी बात नहीं रह गई है। मैं जब कल नहीं रहूँगा और मेरे गाने लोग सुनेंगे तो वो अगर उनको वो गालियाँ देंगे मेरे काम को या बुरा कहेंगे या ख़राब काम कहेंगे तो वो सिर्फ मुझे नहीं कहेंगे,
वो ऊपर वाले के उस चुनाव को भी उतनी ही बुराई जाएगी जितनी मुझे। और फिर ये सीधी सीधी लड़ाई जो है वो ऊपर वाले के साथ हो जाती है, जो आपको चुनता है आप उसको बुरा कहलवा रहे हैं ख़राब काम करके। तो आपको नहीं करना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, एक स्ट्रगल का टाइम होता है, चलो मैं भी मान सकता हूँ, मजबूरी होती है किसी की कि चलो पैसे के लिए ये काम कर लिया वो कर लिया। लेकिन जब आप इस पोजीशन में हैं कि आप आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वक्त आपको सब अच्छे काम करने चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद या दूसरी नस्लों तक जब काम हमारे पहुँचेंगे तो वो अच्छे काम पहुँचे। वो आपको बुरा कहें ना, जिसने हमारा चुनाव किया यानी खुदा ने, ऊपर वाले ने, तो उसको वो चीज़ें, वो बुराइयाँ ना जाएं वहाँ तक। तुराज साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये आपने 45 फिल्में की हैं, सैकड़ों गाने लिखे हैं अब तक, और आपके गानों जो मैयार है, स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, वो ये बात जो है वो साबित भी करता है। मतलब आप ना राइटिंग के, गाना लिरिक्स लिखने के, आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की ओर है। परफेक्शन आपके काम में दिखाई देता है। कम गाने दिखते हैं आपके, लेकिन परफेक्शन दिखाई देता है। तो इसी परफेक्शन पे, जैसे आयत वाला जो गाना था आपका, वो आज भी लोगों के जहन में ना अंदर तक उतर जाता है, और पद्मावत का जो नया वाला था। तो आपकी ज़िंदगी के जो बेस्ट गाने रहे हैं, उनको आप हमें बता सकते हैं कि उन्हें लिख करके आपको दिल को सुकून मिला? देखिए यार, ऐसे तो सारे गाने बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने लिखे हैं तो मैंने बहुत मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं उसमें। और वो कुछ गाने बहुत दूर तक चले जाते हैं, कुछ गाने नहीं जा पाते हैं, तो वो कोई अच्छाई और बुराई का या ख़राब और अच्छे का पैरामीटर नहीं होता है। ऐसे सभी गाने मेरे अच्छे हैं, बट मुझे जो बेहद पसंद है, जैसे आयत को लिख के मुझे बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा और वो लोगों को पसंद भी आया। या जैसे बाजीराव मस्तानी का वो एक गाना था, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है, तो वो गाना लिख के, या बिनते दिल मुझे लिख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बहुत ही गाढ़ा काम था और बहुत अच्छा काम था। और वो मैं संजय को जो है थैंक्स करना चाहूँगा, संजय जी को, कि उन्होंने वो गाना बिनते दिल लिया और उसे बहुत खूबसूरत पिक्चराइज़ किया और उसे रिलीज़ किया। और संजय जी को फिर मैं अगेन यहाँ पे उनको हम शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमेशा मुझे, जब से मैं उनके साथ जुड़ा, मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ गुजारिश, उसके बाद बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, और अभी गंगूबाई रिलीज़ पे है, तो यहाँ तक और भी हम कुछ काम साथ में कर रहे हैं, वो जल्दी उनके अनाउंसमेंट आएंगे। तो वो हमेशा उन्होंने मेरे पे फेथ किया है और यकीन किया है और मुझे काम करने की आज़ादी दी है, और मेरी चीज़ों से वो कन्वेंस हुए हैं और उनको बहुत अच्छे से उन्होंने पेश किया। तो ये एक उनका, मेरे काम में उनका बहुत बड़ा हाथ है इसको अच्छा बनाने में और अच्छा बनाने में। तो उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा और मैं दुआ करूँगा कि मैं हमेशा उनके साथ काम करता रहूँ और वो मुझसे करवाते रहें, ताकि मैं और बेहतर, हमारी क्या एक अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी है, तो उसमें और बेहतर काम होने की गुंजाइश है, संभावनाएं रहती हैं। जी, बंसाली साहब, जो संजय लीला बंसाली साहब जिनके जिक्र कर रहे हैं, तुराज भाई उनके बहुत पसंदीदा, AM तुराज साहब बंसाली साहब के बहुत पसंदीदा गीतकार में से हैं, और ये इनको ही लंबे समय से वो लिखाते रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जो गंगूबाई आपकी आ रही है, जो बंसाली जी की अगली फिल्म है, इसमें कितने गाने आपके हैं? यार, इसमें तो तकरीबन 4-5 गाने हैं, और बाकी चीज़ें भी, जैसे ही बहुत जल्द उसका म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला, मेरे ख्याल से जनवरी में रिलीज़ हो जाएगा। अगर फिल्म फरवरी में रिलीज़ है तो, और जनवरी में फिल्म रिलीज़ है तो फिर दिसंबर में गाने नेक्स्ट मंथ में रिलीज़ हो जाएंगे। तो सब बहुत जल्द आपके सामने काम आ जाएगा और आप डिसाइड करेंगे उसको कि हमने कैसा किया। हमने कोशिश तो बहुत अच्छा करने की हमेशा की तरह, और मुझे यकीन है कि इस बार मेरी पीछे की सारी फिल्मों से ज़्यादा इस फिल्म का मेरा काम पसंद किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। तुराज भाई, ये जो बिनते दिल है, इसका जो, इसके जो गीत हैं, इसके जो बोल हैं, उसको लेकर के जो है वो लोगों के दिल में तो वो उतरे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग सा इम्प्रेशन देना पड़ा, थोड़ा सा मुश्किल से वो लगे। तो चाहेंगे हम कि आप एक बार बिनते दिल अगर गुनगुना सकते हैं, थोड़ा सा सुना सकते हैं बिनते दिल? हाँ, मैं सुना दूंगा, लेकिन आजकल तो मेरा थोड़ा सा, आप देख भी रहे होंगे, मैं बार बार मेरे गले में कुछ थोड़ा सा ड्राइनेस है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा गाने में प्रॉब्लम होगी, बट आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। कि उसका हुक लाइन थी एक, बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब।
आतिश कदादाओं से, आतिश कदादाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में। ये बहुत खूब तुराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, वो जो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आ रही है जिसको जो है आपके डायलॉग उसमें आप लिख रहे हैं और आने से पहले ही चर्चा होने लगी है। हाँ, अभी हम उसका ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स नहीं आए हैं, तो अभी हम नहीं कर सकते उसके अनाउंसमेंट्स। हाँ ठीक है। बाद में फिर हम, जब मैं अगली बार आऊँगा फिर हम बैठ के उस पर इंटरव्यू करेंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हो चुकी होंगी ऑफिशियली। हाँ ठीक है, लेकिन चर्चा में तो वो अभी से आ गई है तो। हाँ हाँ, तो देखिए, संजय लीला भंसाली के जितने भी काम होते हैं वो बहुत पहले से चर्चा में आ जाते हैं क्योंकि वो उस लेवल के और उतने हाइप वाले काम करते हैं, तो वो आने भी चाहिए। और ये भी एक सीरीज़ है, तो अब देखिए क्या होता है आगे। हाँ तुराज भाई, ये बताइए कि अब आपका जो वो रहा है, एक चक्रव्यूह का गाना था वो, जिस पे जब भी आपसे कोई भी बात करे दुनिया के किसी कोने में भी, कहीं भी आपका इंटरव्यू हो, तो चक्रव्यूह के उस गीत को लेकर के आपसे ज़रूर चर्चा होती है कि महंगाई ने इस देश का भट्टा बिठा दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप विदेश पहुंच जाते हैं, 45 मुशायरे आपने जो है वो अमेरिका में पढ़े हैं, और वो आपका एक मोमेंट पे आप जान लीजिए पूरी दुनिया में सबसे मशहूर हुआ गीत था, तो वो रियलिटी पर आधारित था, रियलिस्टिक था। वो प्रकाश झा साहब की फिल्म थी, महंगाई ने इस देश का भट्टा बिठा दिया। तो उसको याद करते हैं लोग, अभी भी आप जाते हैं उस पर डिस्कस होता है कहीं, या लोग भूल चुके हैं? नहीं, उस पर बातचीत होती है, लोग बात करते हैं, और जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने गाना सुना है वो, तो लोग बात करते हैं उस पर। और वो उस फिल्म की, देखिए, इस महंगाई से कोई लेना देना नहीं उस गाने का। ये जो भी महंगाई अब है ये तो सारी दुनिया को पता है, तो इससे कोई गाने का लेना देना नहीं है। वो तो बहुत पहले, और सिचुएशनल था वो गाना फिल्म की सिचुएशन थी। प्रकाश जी ने कहा कि कैसे इस तरह से हमको गाना चाहिए, तो वो हमने किया था, और उस पर बहुत जो है वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस वक्त, बट फिर वो सब ठीक था, हम उसमें जीत गए थे। तो बातचीत होती है उस पर। आजकल भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था ना वो गाना, उसकी क्लिपिंग ट्विटर पे थी, फेसबुक पे क्लिपिंग लोग चला रहे थे, तो इसलिए दोबारा से चर्चा फिर होने लगी उसकी। हाँ, अब लोगों को जो देखिए चीज़ें रखी हुई हैं, सब यूट्यूब पे हैं सब चीज़ें, और ये तो आजकल सोशल मीडिया है, तो लोग कहीं से भी लेके चीज़ें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए ना, जो आम लोग होते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं या पूरी दुनिया में, वो अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मीडियम्स ढूंढते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ उनको मिलते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, और वो अपनी बात कहना चाहते हैं उसके थ्रू। और चीज़ें भी इसलिए बनती हैं, समाज के लिए बनती है कि फिल्में या गाने जो भी हैं ये हमारे समाज के लिए बनते हैं, और ताकि ये लोगों के किसी ना किसी मोमेंट पे ये लोगों के काम आ सके और लोग इनसे कुछ फैज़ उठा सकें। तो लोग उसी हिसाब से फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे सैड गाना हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो जब किसी का दिल विल टूटता है तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे महंगाई है तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। या कोई हमने हैप्पी गाना लिखा, तो उसमें जब कोई खुशी का मोमेंट, शादी ब्याह या दूसरी खुशियाँ होती हैं, तो लोग उसको प्ले करते हैं और उस पर इंजॉय करते हैं। तो ये है। नहीं, तुराज साहब तो बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वो चक्रव्यूह फिल्म का जो गाना आया था, महंगाई ने इस देश का भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। तो तुराज साहब, अगर आपको, बहुत मशहूर है वो, आजकल ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा था, और तुराज साहब को बहुत ख्याति दी थी उस गाने ने। अगर आपको गाना याद हो तो एक दो लाइन हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़बान में उसको सुना दें। यार, उसकी लाइनें तो मुझे प्रॉपर शुरू की याद नहीं है, क्या थी एक्चुअली, उसकी धुन भी मुझे याद नहीं है। तो मसला ये है, तो ऐसे ही बस आपने बता दिया होगा, ये तो बता दिया तो ये हो ही जाएगा कि वो क्या था कि हाँ, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। तो ये है। अच्छा, बॉलीवुड को लेकर के आजकल बहुत लोग कहने लगे हैं कि बॉलीवुड को नेगेटिव प्रचार बॉलीवुड को बहुत दिया जा रहा है। तो बॉलीवुड इसमें पिछले कुछ इश्यूज़ में हमने देखा कि एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। तो बॉलीवुड के फेवर में आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल यार, बॉलीवुड के फेवर में देखिए निगेटिव कुछ भी नहीं है वहाँ। हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ रह रहे हैं, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। और जैसे जो है, अब बाहर के लोग जो हैं, जो बॉलीवुड से कनेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, या मीडिया वाले हैं, या कोई भी है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना नज़रिया है देखने का चीज़ों को।
क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ तो सब बेहतरीन चल रहा है, सब अच्छी फिल्में बन रही हैं, लोग प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो है समाज को अच्छी फिल्में दी जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। और अच्छी फिल्में बन रही है तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और रही बात किसी बात को लेके, वो चीज़ें छोटी मोटी सब जगह होती रहती हैं, तो उसमें कोई देखिए बात यह है कि कोई भी नेगेटिविटी कब होती है और कोई भी पॉजिटिविटी कब होती है। पॉजिटिविटी तब होती है जब नेगेटिविटी हमेशा से रही है, रावण हमेशा से रहे हैं, हर दौर में रहे हैं, नेगेटिविटी भी रही है, गलत काम भी होते रहे हैं, लेकिन अच्छाई उससे ज़्यादा रही है, इसलिए अच्छाई है, नेगेटिविटी कोई मायने नहीं रखती। तो जो चीज़ जीत जाती है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो पार्टी होती है, जो अपोजिशन में बैठी है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये तो आपको ही पता है। तो नेगेटिविटी हमेशा से हर समाज में रही, हर जगह रही है, लेकिन वो एक अपोजिशन में बैठी रहती है। तो जो सत्ता है वो पॉजिटिविटी की है, वरना ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो ऐसे ही ये नेगेटिविटी हमेशा से रही है और रहेगी, क्योंकि ये एक समाज का हिस्सा है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। और यहाँ कोई वो नहीं जन्नत नहीं बन सकती दुनिया, ये दुनिया है। तो यहाँ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ पॉजिटिविटीज़, को नेगेटिविटीज़ रहेंगी, तो उनको हमें उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और बॉलीवुड उस पर ध्यान क्यों दे, या कोई भी समाज उस पर ध्यान क्यों दे, क्योंकि वो बहुत बहुत छोटी सी तादाद में है और माइनर है, और वो हमेशा से रही है, अपोजिशन में है, चुपचाप बैठी रहती है, होंठ सीके और मुंह बांध के, कुछ नहीं होता। ऐसी इस तरह की नेगेटिविटियों से और बुराइयों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इससे बड़ी जो है पॉजिटिविटीज़ है और अच्छाइयाँ हैं। जी, हमें उनकी बात करनी चाहिए। तुराज साहब का कहना है कि सकारात्मक चीज़ों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। और तुराज साहब ने एक बात तो बहुत अच्छी कही है, वो तो आके टैग लाइन दे दी है कि दुनिया जो है वो जन्नत नहीं बन सकती, दुनिया तो दुनिया है। और तुराज साहब से बात करके हमें अच्छा लगा। और तुराज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अपने घर आए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ अपने घर पे हूँ आज, और आप यहाँ आए, मुझे उसकी भी खुशी है। आप मेरे अपने हैं और हमारी साथ यहाँ पल के बड़े हुए, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप आए और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपके चैनल का और आपका, और इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर कभी हम जो है वो बातचीत करेंगे इस पे, और आने वाले कामों पे, और फिर दूसरी बातें करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तुराज।